हे देयर, वेलकम टू क्लाउड और एकेडमी। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कॉन्फ़िगरिंग वेब सर्वर ऑन विंडोज इंस्टेंस इन एडब्ल्यूएस। एडब्ल्यूएस के अंदर विंडोज इंस्टेंस के ऊपर वेब सर्वर किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं। चलिए सबसे पहले इसके लिए आप अपने एडब्ल्यूएस कंसोल पे लॉगिन हो जाइए। लॉगिन हो जाने के बाद सबसे पहले आपको एक विंडोज इंस्टेंस लॉन्च करना है। विंडोज इंस्टेंस लॉन्च करने के बाद उसे कनेक्ट कर लेने के बाद सबसे पहले उसके अंदर IIS की सर्विस इंस्टॉल करनी है, वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करना है और उसके बाद उसके पब्लिक आईपी से वो वेब सर्वर एक्सेस करना है। बाद में उस इंस्टेंस के ऊपर इलास्टिक आईपी किस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे वो भी हम देखेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले आप AWS कंसोल पे आ जाइए। कंसोल पे आने के बाद मैंने ओरेगन रीजन ले लिया, आप कोई भी रीजन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अब एक इंस्टेंस रन कीजिए। इसके लिए आप सर्विसेज में जाइए। सर्विसेज के अंदर आप क्लिक कीजिए EC2 पे। EC2 के अंदर रनिंग इंस्टेंस में अभी 0 नज़र आ रहा है, कोई भी इंस्टेंस अभी रनिंग नहीं है। इंस्टेंसेस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक कीजिए लॉन्च इंस्टेंस पे। लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट कीजिए फ्री टायर ओनली एंड देन एक विंडोज़ का इंस्टेंस ले लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सर्वर 2019, आप कोई दूसरा इंस्टेंस भी ले सकते हो, सर्वर 2016 का भी ले सकते हो। मैंने विंडोज़ सर्वर 2019 लिया जो कि फ्री टायर एलिजिबल है। क्लिक कीजिए सेलेक्ट के ऊपर एंड देन यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए T2 माइक्रो इंस्टेंस टाइप में जो कि फ्री टायर है, जिसके अंदर एक CPU और 1 GB रैम आपको मिलेगी। क्लिक कर दीजिए आप नेक्स्ट के ऊपर। आपको एक इंस्टेंस चाहिए तो एक लिखिए, आपको नंबर ऑफ इंस्टेंस चाहिए तो जितने आपको इंस्टेंस चाहिए वो वहाँ पे डालिए। VPC डिफ़ॉल्ट रहने देना है। सबनेट और पब्लिक आईपी सभी चीज़ें अभी डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। क्लिक कर देना है आपको नेक्स्ट के ऊपर। बाय डिफ़ॉल्ट आप विंडोज़ इंस्टेंस लॉन्च करोगे तो आपको 30 GB का स्टोरेज मिलेगा। क्लिक कर दीजिए नेक्स्ट के ऊपर एंड देन एक नाम ऐड कर दीजिए। क्लिक कीजिए क्लिक टू ऐड अ नेम टैग पे। यहाँ पे नाम कोई भी दे देते हैं, जैसे कि मैंने नाम दे दिया वेब सर्वर। आप कोई भी नाम दे दीजिए और क्लिक कर दीजिए नेक्स्ट के ऊपर। एक सिक्योरिटी ग्रुप नया क्रिएट होगा जिसके ऊपर RDP बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ इंस्टेंस के ऊपर अलाउ होता है और अगर कोई रेड हैट की मशीन या लिनक्स की मशीन आप लॉन्च करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके ऊपर SSH अलाउ होता है। तो अभी हम यही रहने देंगे RDP, ताकि हम इसका रिमोट डेस्कटॉप ले सके। RDP बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ है। क्लिक कर देंगे रिव्यू एंड लॉन्च के ऊपर एंड देन क्लिक कर देंगे लॉन्च के ऊपर। आपको एक की पेयर क्रिएट कर लेना है जिसके ज़रिए उस मशीन के एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड आप डिक्रिप्ट कर पाओगे। सेलेक्ट कीजिए यहाँ पे क्रिएट अ न्यू की पेयर और कोई भी की पेयर का नाम दे दीजिए। मैंने नाम दे दिया, कोई भी नाम आप दे दीजिए और क्लिक कर दीजिए डाउनलोड की पेयर एंड देन क्लिक कर दीजिए लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर। आपकी एक इंस्टेंस लॉन्च हो जाएगी। लॉन्च हो जाने के बाद ये आपका इंस्टेंस आईडी है, इस पे क्लिक कीजिए। आपकी इंस्टेंस अभी इंस्टेंस स्टेट पेंडिंग नज़र आ रहा है। यहाँ पे 2 मिनट रुक जाइए, 2-3 मिनट रुक जाइए। ये ऑलमोस्ट आपको बोलता है 4 मिनट वेट करने के लिए, लेकिन इतना टाइम नहीं लगता। आप डेढ़ 2 मिनट रुक जाइए और उसके बाद उस मशीन को आप कनेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आप इंस्टेंस को सेलेक्ट कीजिए और आपके ये इंस्टेंस का एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड चाहिए आपको। तो इसके लिए आप क्लिक कीजिए कनेक्ट के ऊपर, क्लिक कीजिए आप RDP क्लाइंट पे, क्लिक कीजिए आप गेट पासवर्ड पे, देन क्लिक कीजिए आप ब्राउज़ के ऊपर। अब आपने जो की अभी क्रिएट की थी वो की का आप पाथ दीजिए। तो डाउनलोड के अंदर वो की है, वो की का हम पाथ दे देंगे एंड देन क्लिक करेंगे ओपन के ऊपर। देन उसके बाद क्लिक करना है आपको डिक्रिप्ट पासवर्ड पे। आपको उस मशीन का पासवर्ड मिल चुका है। चलिए इसको नोटपैड में मैं लिख लेता हूँ ये पासवर्ड को। पासवर्ड ले लिया हमने। यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट आपका एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा तो यूज़र नेम भी हमने ले लिया। अब इस मशीन का आपको पब्लिक आईपी चाहिए। तो इसके लिए आप यहाँ कैंसिल क्लिक कीजिए, सेलेक्ट कीजिए आप इंस्टेंस को और यहाँ पे उस इंस्टेंस का आपको पब्लिक आईपी मिल जाएगा, वो कॉपी कर लीजिए। तो हमने उस मशीन को पब्लिक आईपी ले लिया, यूज़र नेम लिया और पासवर्ड ले लिया। अब उस मशीन को आप कनेक्ट कीजिए। कनेक्ट करने के लिए
आप रन में जाइए और ओपन कीजिए MSTSC, यानी कि रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन आपको ओपन करना है। इसके अंदर आपको पब्लिक आईपी डालनी है विंडोज़ इंस्टेंस की। तो यहाँ पे हमने पब्लिक आईपी पेस्ट किया और क्लिक कर दिया कनेक्ट के ऊपर। अब आपको यूज़र नेम में डालना है एडमिनिस्ट्रेटर, और आपका जो पासवर्ड है इंस्टेंस का पासवर्ड, वो पासवर्ड यहाँ पे डालिए एंड देन क्लिक कीजिए ओके के ऊपर। उस मशीन का आपको एक्सेस मिल चुका है। अब आपको इस मशीन के ऊपर IIS की सर्विस इंस्टॉल करनी है। IIS की सर्विस वेब सर्वर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप पहले IIS की सर्विस इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद उसको कॉन्फ़िगर कीजिए और फिर इस इंस्टेंस के पब्लिक आईपी से चेक कीजिए कि आपका वेब सर्वर एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम वेट कर रहे हैं कि मशीन का एक्सेस आ जाए। देखिए मशीन का एक्सेस आ चुका है। अब आपको इस मशीन के अंदर IIS की सर्विस इंस्टॉल करनी है। अब कोई भी सर्विस आपको विंडोज़ सर्वर मशीन में इंस्टॉल करनी होती है, तो आपको सर्वर मैनेजर में जाना है। तो आप सर्वर मैनेजर में जाने के लिए क्लिक कीजिए स्टार्ट मेनू पे, और उसके अंदर आपको क्लिक करना है आपको सर्वर मैनेजर। सर्वर मैनेजर कंसोल ओपन होगा और ओपन होने के बाद वो थोड़ी देर में रिफ्रेश होगा। तो हमको तब तक वेट करना है कि सर्वर मैनेजर कंसोल ओपन हो जाए और वो रिफ्रेश हो जाए, फिर जाके हम कोई भी सर्विस उसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो चल रहा है पट्टी, वो एक्चुअली में आपका पेज रिफ्रेश हो रहा है, सर्वर मैनेजर कंसोल रिफ्रेश हो रहा है। तो हमको थोड़ी देर वेट करना है, और वेट करने के बाद आपको कोई भी सर्विस इंस्टॉल करनी है जब ये रिफ्रेश वाला कंप्लीट हो जाएगा। सर्विस इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो ऐड रोल एंड फीचर के ऊपर, या तो आप क्लिक कर सकते हो मैनेज के अंदर ऐड रोल एंड फीचर। आप दोनों जगह में कहीं से भी जाओ, ये आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों जगह से सेम चीज़ें ओपन होगी। आप क्लिक कीजिए मैनेज के अंदर ऐड रोल एंड फीचर, एंड देन क्लिक कीजिए आप नेक्स्ट के अंदर, क्लिक कीजिए आप नेक्स्ट के ऊपर, क्लिक कीजिए आप नेक्स्ट के ऊपर। देन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है वेब सर्वर IIS, क्लिक कीजिए ऐड फीचर, देन क्लिक कीजिए नेक्स्ट, क्लिक कीजिए नेक्स्ट एंड देन क्लिक कीजिए नेक्स्ट। दोबारा नेक्स्ट क्लिक कीजिए एंड देन क्लिक कर दीजिए इंस्टॉल के ऊपर। आपके मशीन के अंदर IIS की सर्विस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। हमको वेट करना है कि जब तक सर्विस ये इंस्टॉल हो जाती है। देखिए मशीन के अंदर सर्विस इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। हमको तब तक वेट करना है जब तक ये सर्विस इंस्टॉल हो जाए।
देखिए मशीन के अंदर सर्विस इंस्टॉल हो चुकी है, क्लिक कीजिए क्लोज के ऊपर और उसके बाद अब सर्वर मैनेजर कंसोल को मिनिमाइज कर दीजिए। सर्विस इंस्टॉल होने के बाद आपको जाना है सी ड्राइव में कॉन्फ़िगर करने के लिए। सी ड्राइव के अंदर आपको inet pub नाम का एक फ़ोल्डर बन गया होगा, तो आप सी ड्राइव में जाइए, inet pub के अंदर जाइए। यहाँ पे आपको www रूट के अंदर जाना है। यहाँ पे पहले से कुछ फ़ाइल बनी हुई है IIS स्टार्ट नाम से, चाहिए तो आप उसके अंदर एडिट कर सकते हो या आप अपनी खुद की फ़ाइल बना सकते हो। तो मैं इन दोनों को डिलीट कर दे रहा हूँ और डिलीट करने के बाद एक नया HTML पेज बनाने के लिए एक नए नोटपैड की फ़ाइल बना लेता हूँ। अब इसके लिए कोडिंग आना चाहिए, लेकिन हम एज ए सिस्टम एडमिन आपको अगर कोडिंग वगैरह नहीं आती है तो आप एक नोटपैड की फ़ाइल बना लीजिए और उसके अंदर जो आपको लिखना है वो लिख दीजिए। तो मैंने लिख दिया वेलकम टू क्लाउड ऑरा एकेडमी। आपको जो लिखना है वो लिख दीजिए। लिखने के बाद इसको सेव करना है सेव एज़ में और सेव एज़ करके आप नाम कोई भी दे दो, जैसे मैंने नाम इंडेक्स दे दिया। पीछे आपको एक्सटेंशन डॉट HTML यूज़ करना है। तो हमने फ़ाइल का नाम दिया index.html और यहाँ पे सेव एज़ टाइप के अंदर आपको सेलेक्ट करना है ऑल फाइल। सेव एज़ टाइप के अंदर आपको सेलेक्ट करना है ऑल फाइल एंड देन क्लिक कर देना है सेव पे। उसके बाद ये नोटपैड को आप बंद कर दीजिए और ये नोटपैड को आप डिलीट कर दीजिए। डिलीट कर देने के बाद आपके पास index.html फाइल मिल चुकी है। अब इसको आपका जो पब्लिक आईपी है उस मशीन का, उसके ज़रिए वेबसाइट एक्सेस करिए और चेक कीजिए कि वेबसाइट आपकी एक्सेस हो रही है कि नहीं। तो जब आप ये पब्लिक आईपी कॉपी कीजिएगा और ब्राउज़र में पेस्ट कीजिएगा तो यहाँ देखिए आपकी वेबसाइट जो है वो एक्सेस नहीं हो रही है। वो नहीं हो रही है, उसकी वजह ये है कि जब हमने मशीन लॉन्च किया था तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने RDP अलाउ किया था। तो आपको वहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आप HTTP भी अलाउ करना पड़ेगा, तब जाके आपकी वेबसाइट एक्सेस हो पाएगी। तो चलिए देखिए इन सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर HTTP कैसे अलाउ करते हैं। आप जाइए अपने AWS कंसोल पे, इंस्टेंस को सेलेक्ट कीजिए, क्लिक कीजिए सिक्योरिटी के अंदर। यहाँ पे आपका सिक्योरिटी ग्रुप है, उस पे क्लिक कीजिए। इसके अंदर आपको क्लिक करना है एडिट इनबाउंड रूल के अंदर और इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट अभी RDP अलाउ है, यहाँ पे आपको अलाउ करना है HTTP। तो क्लिक कीजिए ऐड रूल पे, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए आप HTTP एंड देन सोर्स के अंदर एनीवेयर लिख दीजिए, एनीवेयर ले लीजिए और क्लिक कर दीजिए सेव चेंजेस पे। आपने सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर HTTP अलाउ कर दिया है। अब जाके इस पेज को रिफ्रेश कीजिए और देखिए कि आपकी वेबसाइट एक्सेस हो रही है कि नहीं। देखिए आपकी वेबसाइट एक्सेस होना चालू हो गई है। तो ये मैंने आपको बताया कि विंडोज़ इंस्टेंस के ऊपर वेब सर्वर किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं। चलिए आगे मैं आपको इलास्टिक आईपी के बारे में बताता हूँ। इलास्टिक आईपी जो होता है वो एक तरह की स्टैटिक आईपी है। होता यह है कि जो आपने इंस्टेंस अभी लॉन्च किया है और उसके ऊपर आपने वेब सर्वर बनाया है, तो वो वेब सर्वर अभी ये पब्लिक आईपी से एक्सेस हो रही है। लेकिन अगर इस मशीन को मैं स्टॉप कर दूंगा और उसके बाद दोबारा स्टार्ट करूंगा तो इसका पब्लिक आईपी जो है वो चेंज हो जाएगा। चेक कीजिए, जैसे अभी इसकी पब्लिक आईपी ये दिख रही है। अगर मैं इंस्टेंस को स्टॉप करके स्टार्ट करता हूं तो इसका पब्लिक आईपी चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको रीबूट करोगे यानी रिस्टार्ट करोगे तो इसका पब्लिक आईपी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप स्टॉप करके स्टार्ट करोगे तो इसकी पब्लिक आईपी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये जो पब्लिक आईपी मिलती है आपको, ये आपको डायनेमिक पब्लिक आईपी मिलती है। तो अगर ये चाहते हो आप कि ये पब्लिक आईपी फिक्स मिले या फिक्स रहे तो इसके लिए आप इलास्टिक आईपी यूज़ करोगे। सबसे पहले ये वेरीफाई कर लेते हैं कि हम स्टॉप करने के बाद इसको स्टार्ट करते हैं तो इसकी पब्लिक आईपी चेंज होती है या नहीं। देख लीजिए, मैं इंस्टेंस को सेलेक्ट करता हूँ। इसको स्टॉप करने के लिए इंस्टेंस स्टेट के अंदर जाइए और क्लिक कर दीजिए स्टॉप के ऊपर। स्टॉप पे क्लिक कीजिए एंड देन दोबारा स्टॉप पे क्लिक कीजिए और वेट कीजिए कि ये इंस्टेंस स्टॉप्ड हो जाए। तो हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, इंस्टेंस स्टेट अभी स्टॉपिंग हो रहा है। जब ये प्रॉपर स्टॉप्ड हो जाएगा फिर हम इसको दोबारा स्टार्ट करेंगे। जैसे ये प्रॉपर स्टॉप्ड हो जाएगा उसके ऊपर से ये पब्लिक आईपी निकल जाएगी
और दूसरी बार फिर से हम इसको स्टार्ट करेंगे तो इसके ऊपर नई पब्लिक आईपी मिल जाएगी। तो जैसे नई पब्लिक आईपी मिलेगी, तो अगर मैं ये पुरानी जो पब्लिक आईपी है उससे अगर वेबसाइट एक्सेस करूँगा तो एक्सेस होना बंद हो जाएगा। तो आपको हर बार नए पब्लिक जितनी बार आप स्टॉप करके स्टार्ट करोगे, उतनी बार आपको नई पब्लिक आईपी क्या आई है वो आपको पता होना चाहिए, उससे आपको वेबसाइट एक्सेस करना पड़ेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको पब्लिक आईपी जो चाहिए वो स्टैटिक चाहिए, फिक्स चाहिए। देखिए यहाँ पे जैसे आपका इंस्टेंस स्टॉप्ड हुआ है, आपकी पब्लिक आईपी निकल चुकी है। अगर आप इसको दोबारा स्टार्ट करते हो, फिर से स्टार्ट कीजिए इसको और वेट कीजिए कि इसको अब जो पब्लिक आईपी आएगा, इंस्टेंस को हमने दोबारा स्टार्ट किया, अभी पेंडिंग स्टेट में है। वेट कीजिए थोड़ा देर, जैसे ये प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पे जो मुझे पब्लिक आईपी दिखेगा वो कुछ अलग पब्लिक आईपी होगी, क्योंकि ये जो पब्लिक आईपी मिलती है वो हमें डायनेमिक पब्लिक आईपी मिलती है। तो हम यहाँ पे वेट करते हैं कि इंस्टेंस प्रॉपर स्टार्ट हो जाए और अब देखिएगा इसको जो पब्लिक आईपी मिली है वो कोई नई पब्लिक आईपी मिली है। अभी मुझे वेबसाइट एक्सेस करना है तो ये नई पब्लिक आईपी से करूँगा तो जाके होगा, पुराने पब्लिक आईपी से नहीं होगा। चेक कीजिए, अभी नए पब्लिक आईपी से करते हैं तो ये प्रॉपर एक्सेस हो रही है, पुराने वाले से नहीं होगा वो एक्सेस, क्योंकि वो इंस्टेंस का पब्लिक आईपी ही चेंज हो चुका है। तो अगर आप चाहते हो कि भाई मैं इस मशीन को कितनी बार भी स्टॉप करूँ, स्टार्ट करूँ, इसका आईपी फिक्स रहना चाहिए, तो आपको क्या करना है, इलास्टिक आईपी यूज़ करना है। इलास्टिक आईपी कैसे यूज़ करना है? आप आ जाइए डैशबोर्ड के अंदर नीचे की तरफ, यहाँ पे नेटवर्क एंड सिक्योरिटी के अंदर आपको मिलेगा इलास्टिक आईपी। अभी यहाँ पे दिख रहा है कि आपने कोई इलास्टिक आईपी इस रीजन के अंदर यूज़ नहीं किया है। तो आपको सबसे पहले एक इलास्टिक आईपी एलोकेट करना है और एलोकेट करने के बाद उसको यूज़ करना है जो हमने इंस्टेंस अभी क्रिएट किया है, लॉन्च किया है उसके साथ। तो सबसे पहले एलोकेट इलास्टिक आईपी एड्रेस पे क्लिक कीजिए एंड देन क्लिक कीजिए एलोकेट पे। तो आपको एक इलास्टिक आईपी आपको मिल चुकी है। आपको इलास्टिक आईपी मिल गई है 52, देखिए ये 5241, ये जो है वो आपको इलास्टिक आईपी मिल चुकी है। ये आपका इलास्टिक आईपी है। मैं यहाँ पे नोट डाउन भी कर देता हूँ कि ये आपकी इलास्टिक आईपी है। अब ये इलास्टिक आईपी जो हमको मिली है, उसको हमको यूज़ करना है हमारे इंस्टेंस के साथ। तो इसके लिए आप क्या क्लिक कीजिए, इस इलास्टिक आईपी को सेलेक्ट कीजिए, एक्शन में जाइए और क्लिक कीजिए एसोसिएट इलास्टिक आईपी एड्रेस। एसोसिएट करने के बाद आप सेलेक्ट कीजिए इंस्टेंस और यहाँ पे आपका इंस्टेंस सेलेक्ट कीजिए। क्लिक कीजिए यहाँ पे, आपको आपके इंस्टेंस का नाम मिलेगा, वेब सर्वर जो हमने नाम दिया था इंस्टेंस का वो नाम है। सेलेक्ट कीजिए आपके इंस्टेंस को एंड देन क्लिक कर दीजिए एसोसिएट के ऊपर। तो अब आप जाके देखोगे तो आपका जो इंस्टेंस का पब्लिक आईपी ये था पहले डायनेमिक पब्लिक आईपी, वो चेंज होके क्या हो गया होगा, इलास्टिक आईपी हो गया होगा, ये हो गया होगा। चेक कीजिए, देखिए इंस्टेंस पे क्लिक कीजिए और अब जाके देखिए यहाँ पे, तो आपका इलास्टिक आईपी जो है वो चेंज हो चुका है। क्या हो गया है, 52, 41, 157, 35 जो आपका इलास्टिक आईपी है वो चेंज। और अगर इसके नीचे डिटेल में भी आइएगा तो ये क्या बोल रहा है कि ये पब्लिक आईपी एक इलास्टिक आईपी है। तो अब मैं ये मशीन को स्टॉप करके स्टार्ट भी करूँगा तो भी इसकी इलास्टिक आईपी, इसकी पब्लिक आईपी यही की यही रहेगी। चलिए ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये मशीन को हमने सेलेक्ट किया और फिर से हमने स्टॉप कर दिया। स्टॉप कर देते हैं और स्टॉप करने के बाद जब यहाँ पे इंस्टेंस स्टेप्ड स्टॉप्ड आ जाएगा, तो पहले क्या होता था कि यहाँ पे से पब्लिक आईपी निकल जाती थी। लेकिन अब इंस्टेंस स्टेट जो है वो स्टॉप्ड हो भी जाएगा तो भी इसकी पब्लिक आईपी वही की वही रहेगी और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे तो भी पब्लिक आईपी वही की वही रहेगी। तो ये आपकी फिक्स पब्लिक आईपी हो गई है। अब कितनी बार भी मशीन को स्टार्ट कीजिए, स्टॉप कीजिए, रीस्टार्ट कीजिए, आपका पब्लिक आईपी जो है वो फिक्स रहेगा। तो हम वेट करते हैं कि ये इंस्टेंस जो है वो स्टॉप्ड स्टेट में आ जाए। चेक कीजिए स्टॉप्ड स्टेट में आ गया, लेकिन इसके ऊपर से पब्लिक आईपी निकली नहीं है, वही पब्लिक आईपी है। अगर आप दोबारा आप इसको चालू कीजिएगा, इंस्टेंस स्टेट पे जाइए और क्लिक कीजिए स्टार्ट इंस्टेंस पे। दोबारा इस मशीन को दोबारा इस इंस्टेंस को स्टार्ट कीजिएगा तो भी इसकी पब्लिक आईपी वही रहेगी जो उसकी इलास्टिक आईपी थी, यही रहेगी। हम प्रॉपर स्टार्ट हो जाने देते हैं। देखिए मशीन स्टार्ट हो चुकी है और अब अगर इस इलास्टिक आईपी से वेबसाइट एक्सेस करोगे तो प्रॉपर
होगी, क्योंकि ये इलास्टिक आईपी जो है वो आपकी फिक्स पब्लिक आईपी है। तो अब चेक कर लीजिए कि इस इलास्टिक आईपी से वेबसाइट एक्सेस हो रही है कि नहीं। देखिए एक्सेस हो रही है आपकी। तो इस तरह से आप इलास्टिक आईपी, जब आपको फिक्स पब्लिक आईपी की ज़रूरत होती है तो आप इस तरह से इलास्टिक आईपी यूज़ करोगे। अगर मैं इस मशीन के ऊपर से इलास्टिक आईपी रिलीज़ कर दूंगा तो फिर से इसके ऊपर एक पब्लिक आईपी मिलेगी, लेकिन वो फिर से क्या होगी, डायनेमिक पब्लिक आईपी होगी। चलिए इलास्टिक आईपी इस पे से निकालना है कैसे, इसके लिए हम जाएंगे इलास्टिक आईपी पे। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इलास्टिक आईपी को, एक्शन में जाएंगे और क्लिक करेंगे डी एसोसिएट इलास्टिक आईपी एड्रेस। डी एसोसिएट कर देंगे तो उसके ऊपर से वो इलास्टिक आईपी निकल जाएगी, और निकलने के बाद आप देखोगे तो वहाँ पे उस मशीन को एक नई नई डायनेमिक पब्लिक आईपी मिल गई होगी। चेक कीजिए, इंस्टेंस पे जाइए और अब जाके देखिए तो इस मशीन को एक नई नई डायनेमिक पब्लिक आईपी एड्रेस मिल चुका है। देखिए अब ये जो आईपी एड्रेस मिला है इसको, ये आपका डायनेमिक पब्लिक आईपी एड्रेस है। तो जब आप इलास्टिक आईपी यूज़ करते हो तो सिर्फ डी एसोसिएट करने से काम नहीं चलेगा। आपको वो आईपी एड्रेस को आपके अकाउंट से रिलीज़ भी करना है। अगर आप रिलीज़ नहीं करोगे तो उसके बिल आने चालू हो जाएँगे। तो ज़रूरी है कि जब भी आप इलास्टिक आईपी यूज़ करते हो तो जिस इंस्टेंस के लिए यूज़ किया तो उससे तो आपने डी एसोसिएट कर दिया है, लेकिन अभी भी वो अपने आपके अकाउंट के अंदर वो इलास्टिक आईपी दिख रही है। तो ज़रूरी ये है कि डी एसोसिएट करने के बाद उसको रिलीज़ किया जाए। तो आप सेलेक्ट कीजिए इलास्टिक आईपी को, एक्शन में जाइए और क्लिक कीजिए रिलीज़ इलास्टिक आईपी एड्रेस एंड देन क्लिक कर दीजिए रिलीज़ पे। तो अब वो आपके अकाउंट से रिलीज़ हो चुकी है और यहाँ पे लिखा आ रहा है नो इलास्टिक आईपी एड्रेस फाउंड इन दिस रीजन। अब आप जाके देखिए तो आपके इंस्टेंस के अंदर आपका इंस्टेंस नज़र आ रहा है, और अब ये पब्लिक आईपी एड्रेस से एक्सेस कीजिएगा वेबसाइट, तो इस पब्लिक आईपी एड्रेस से वेबसाइट आपकी। तो हमने देखा कि वेब सर्वर किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं और किस तरह से उसके ऊपर इलास्टिक आईपी यूज़ करते हैं। अब आपको जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तो आपको आपके इंस्टेंस को टर्मिनेट कर देना है। क्योंकि स्टॉप करने से आपकी मशीन स्टॉप हो जाएगी, लेकिन आपके हार्ड डिस्क जो है वो आपकी यूज़ में ही रहती है। तो आपका इंस्टेंस जो है वो स्टॉप्ड होने के बाद भी उसका आवर काउंट होता रहता है। तो ज़रूरी ये है कि जब आपका काम पूरा कंप्लीट हो जाए तो आप उसको टर्मिनेट कर दीजिए। तो सेलेक्ट कीजिए इंस्टेंस को, इंस्टेंस स्टेट में जाइए, टर्मिनेट पे क्लिक कीजिए एंड देन टर्मिनेट पे क्लिक कर दीजिए। जब यहाँ पे इंस्टेंस स्टेट टर्मिनेटेड लिखा हुआ आ जाएगा तब आपको साइन आउट करना है। तो एडब्ल्यूएस के अंदर जो भी आप काम करते हो वो सब काम आप फिर से काम हो जाने के बाद आपको या तो उसको डिलीट कर देना है, और अगर इंस्टेंस है तो उसको टर्मिनेट कर देना है। उसके बाद अकाउंट से बाहर निकलना है, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ जिसका बिल आता है और वो आपने वैसे ही छोड़ दिया तो आपका बिल आना चालू रहेगा। इसीलिए आप मशीन को अभी टर्मिनेट हो चुकी है, देखिए टर्मिनेटेड है। या आप ईसी टू डैशबोर्ड के ऊपर चेक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आपको रनिंग स्टेट में कोई नहीं दिख रहा है, की पेयर का कोई बिल नहीं आता, सिक्योरिटी ग्रुप का कोई बिल नहीं आएगा। यहाँ पे इंस्टेंस के अंदर आपको एक नज़र आ रहा है, वो टर्मिनेटेड इंस्टेंस है। वो कुछ देर के बाद खुद ब खुद आपके अकाउंट से निकल जाएगा। इतना करने के बाद आपको अकाउंट से साइन आउट हो जाना है। साइन आउट हो जाइए और उसके बाद आपका ये लैब कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। कुछ अगर दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब दे सकूँ। थैंक यू।